गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टूडेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 17 सास सास में बास। ठीक है, तो इस पाठ को लिखा है बच्चों, इस चैप्टर को लिखा है किसने? वो हमारे इंग्लिश लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। और लेकिन इस पाठ का अनुवाद किसने किया है? शशि सबलोक ने। किसने अनुवाद किया है? शशि सबलोक ने। पहले हम लोग इनके इंग्लिश में जो लिखा है पोएट कवि ने एलेक्स एम जॉर्ज। ठीक है, एलेक्स एम जॉर्ज ने इसे लिखा है, लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। इस पाठ में क्या बच्चों, आप लोगों ने अभी तक सारे फल पौधों पेड़ पौधों के नाम सुने होंगे, लेकिन हमारा जो बांस है, बांस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बांस का प्रयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं, उसके बनाई हुई चीज़ों में। जैसे बांस की टोकरियाँ बनाई जाती हैं, बांस के जो साफ़ करने के लिए झाड़ू बनाए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं बांस से, तरह तरह की चीज़ें। तो बांस की पूरी कहानी, बांस क्या है, किस चीज़ से बनता है, कैसे उसको उगाया जाता है, उससे क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं बांस से, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन इस पाठ में दिया गया। चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि लेखक ने क्या बोला है। लिखा है, एक जादूगर थे चंगलनबा। इतना नाम है लंबा इनका, चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। करतब मतलब अपना खेल, अपना जो हुनर था, जो होते हैं जादूगर, वो जो अपनी कला दिखाते हैं तो उसको करतब बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। वो बोलते हैं कि जब मुझे तुम लोग दफनाओगे तो उसके छठे दिन जब मेरी कब्र को खोदोगे तो कुछ नया पाओगे। जबकि 6 दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, बॉडी वैसी की वैसी होती है, थोड़ी बहुत गली होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि 6 दिन बाद खोद के पाओगे तो कुछ नया पाओगे। आगे लिखा है, कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। अब वो टोकरियों को निकालते हैं लोग, उनमें बहुत ढेर सारी नई नई डिज़ाइन बनी होती है। लोग पहले उसे निकालते हैं, उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, और उसमें नई नई चीज़ें ऐड करके डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बहुत अधिक संख्या में बांस को उगाया जाता है, बांस होता है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा होगा, जैसे हमारा ये पूर्व का भाग भारत का, ठीक है, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर का भाग, और ये हमारा दक्षिण का भाग। तो क्या बोल रहा है हमारा यहाँ? बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उत्तर और पूर्वी, उत्तर का और पूर्वी क्षेत्र का जो यहाँ पे हमारा राज्य होता है, वहाँ पे 7 राज्यों में बांस बहुत अधिक उगाया जाता है। इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिस चीज़ की पैदावार उपज ज़्यादा होगी, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती है, वहाँ पे उसका कारोबार वो ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, आगे लिखा है, सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। समुदाय मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके पेट भरने, यानी उनकी रोजी रोटी किससे चलती है? ज़्यादातर बांस से चलती है, यही कारण है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से बात करेंगे। नागालैंड उत्तर पूर्वी का एक राज्य है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। वहाँ पे नागालैंड में जो लोग होते हैं वो बांस की चीज़ों को खूब अच्छे से बनाते हैं। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है बांस की चीज़ें। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। जब इंसान
अपनी हाथों से अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा, नई नई चीज़ों को बनाने लगा, तो उसमें ये बाँस का जो कारोबार था वो भी शामिल था। मतलब लोग शुरू से ही बाँस को काट के कुछ न कुछ चीज़ें बनाते हैं, अपनी उपयोग की चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और अब भी होते आ रहे हैं। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है। जब जब जिन चीज़ों की ज़रूरत और आवश्यकता सभी को लगी, वो लोग उसमें धीरे धीरे बदलाव करते हैं। बाँस से ही आप लोगों ने देखा होगा कि बुन बुन के टोपी तैयार की जाती है लकड़ी की। बहुत सारी ऐसी लकड़ियों की चीज़ें तैयार की जाती है हाथ से, बस बुनाई करके। कहते हैं कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। अब बाँस से ही छोटी छोटी बाँस को पहले लोग उसको पतला पतला फाड़ते हैं किसी औजार से। जब वो धागे की तरह पतला पतला निकल जाता है, फिर उसको हाथों से बुनते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसको आकार देते हैं। तो लोगों ने सबसे पहले टोकरियाँ टाइप चीज़ें बनाना शुरू की, ताकि इससे पता चलता था कि लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए उसको बनाते थे। क्या पता बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हुई। बयां चिड़िया का नाम है। अब लोगों को एकाएक सपना तो नहीं आया था कि बाँस को काट के गोल सा टोकरी और गोल शेप देना है और टोकरी बनानी। हो सकता है उन्होंने किसी चिड़िया का बयां चिड़िया का नाम लेके वो बोल रहे हैं कि किसी चिड़िया का घोंसला मनुष्य ने देखा होगा। वो भी तो घास फूस से बना होता है और गोल आकार होता है उसका। तो वही वो बोलते हैं क्या पता बयां जैसी चिड़ियों का कॉपी करने लगे हैं लोग, या उनकी तरकीब हाथ लगी है। उनको देखा होगा कि चिड़िया ने गोल आकार का एक घोंसला तैयार किया, तो हम लोग भी बाँस को ऐसे कटिंग करके हम लोग भी उसका डलिया नुमा कोई शेप दे के हम लोग ऐसी कोई चीज़ बना सकते हैं। बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। खपच्ची जो उसके पतले पतले सीख जैसे होते हैं, खपच्ची उसी को बोलते हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। बाँस से सोचिए कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। बाँस का पुल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाँस का वहाँ पुल बना हुआ है। ठीक है, चटाई भी बाँस की बनी होती है। बाँस को बीन के छोटे छोटे जब पंडित वगैरह आते हैं तो घर में बाँस की वही बिनी हुई चटाई लोग मंगा के उसको बिछाते हैं। टोपियाँ तो पहनी ही जाती हैं, नागालैंड में टोपी बना के उसको पहनते हैं। टोकरियाँ बनाई जाती हैं, बर्तन बाँस के बनाए जाते हैं ना, डलिया टाइप या फिर रखने का कटोरा टाइप। ठीक है, बाँस की बर्तन। बैलगाड़ियों में उसका प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर, जब घर में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे टेबल और चेयर बने होते हैं जो बाँस के बने होते हैं। ठीक है, और जाल, मकड़। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बोल रहा है कि मछलियों पकड़ने के लिए भी ऐसे ही बाँस के जाल नुमा चीज़ें बनाई जाती हैं और उसे पानी की सतह में बिछा दिया जाता है और धीरे धीरे मछलियाँ क्या होती हैं उस पर आती जाती हैं और धीरे धीरे उसको लोग फिर अपनी ज़मीन की तरफ खींचते हैं। तो मछलियों को पकड़ने के लिए भी बाँस का उपयोग किया जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बाँस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु आकार ले ले। खपच्ची मतलब उसका जो ऊपरी सिरा है, इस तरीके से ऐसा बांधा जाता है ना। दो हिस्सा है बाँस का, उसको ऐसे करके ज्वाइंट अगर करेंगे तो वो एक शंकु आकार ले लेगा। ठीक है, इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बाँस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। असम में आप लोगों ने देखा होगा जब लोग चाय की बगानी में चाय की पत्ती को तोड़ते हैं, उसको बीनते हैं, तो वो लोग बाँस की लगी टोपी को भी पहने होते हैं और उनके पीठ पे एक टोकरी भी होती है बाँस की बनी हुई, और उसी में वो लोग क्या करती पत्ती को इकट्ठा करते जाते हैं। लिखा है बाँस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। बाँस से मेरा रिश्ता, लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि बाँस से उनका क्या रिश्ता है। लिख रहे हैं वो कि बाँस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है।
इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही टिकाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जो पूरा जीवन है वो बांस पर जैसे मान लो टिका हुआ था कि वही झुरमुल बांस ही उनको अमीर बनाते हैं, क्योंकि वो बांस का ही धीरे धीरे व्यापार कर रहे थे, तभी उनका बचपन में गुजरता है। ठीक है। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाया। बांस की टोकरी जब वो करते थे तो उनके ही जरिए उनकी पत्नी भी फिर उनको मिली। ठीक है। अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। मरघट मतलब मृत्यु की सैया पे जब उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो बांस की ही बनी एक सीढ़ी होती है, उसी को वो बोल रहे हैं कि मुझे बांस के मरघट पे ही ले जाया जाएगा। मतलब जीवन के हर एक मोड़ पे बांस ने उनका साथ दिया। किस प्रकार बांस की टोकरियाँ बनाते थे बचपन से ही, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। और सारी चीज़ें हैं, बांस के ही वो औजार इस्तेमाल किया करते थे, बांस के ही वो बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। मतलब बांस की बड़ाई बता रहे हैं। लिखा है जुलाई से अक्टूबर, घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। आमतौर पे वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। मतलब बांस की बहुत लंबी आयु होती है, बांस बहुत लंबे समय तक बांस का, ठीक है, उसको बसियौरा बोलते हैं। जहाँ बांस इकट्ठा होता है, बांस यहाँ पे उगाए जाते हैं, उसको बसियौरा बोलते हैं। जुलाई से जो अक्टूबर का महीना होता है वहाँ पे घनघोर बारिश होती है और लोगों के पास बहुत खाली वक्त होता है उस समय, क्योंकि बारिश में लोग निकल के काम नहीं करते, घर में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो बोल रहे हैं कि लोगों के पास बहुत खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। वो आमतौर पे वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, सख्त मतलब एकदम मजबूत होते हैं, कटते नहीं हैं। बांस को काटना पड़ता है, उसकी चीज़ों को बनाने के लिए बांस ऐसे खड़े खड़े होते हैं, उगते हैं जब, तो फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है। तो वही बोलते हैं कि जो ज़्यादा उम्र वाले बांस होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। गांठ बांस का पेड़ आप लोगों ने अगर बांस देखा होगा, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे ऐसे उसकी गांठें बनी हुई। घर में जब शादी विवाह होता है तो भी बांस गाड़ा जाता है। घर में मान लीजिए अगर किसी का घर निर्माण हो रहा है, नया मकान बन रहा है, तो बांस की बल्लियाँ लगाई जाती हैं। बांस ऐसे ऐसे टिका टिका के फिर मजदूर उस पर पटरा रखते हैं और फिर चढ़ के पूरा कार्य अपना करते हैं। तो बांस हमारे जीवन के हर एक मोड़ पे काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा घर के हर किसी न किसी के घर में हर एक बांस का बना कोई न कोई सामान जरूर मौजूद होगा। वही वो बात बोल रहे हैं कि कैसे कैसे बांसों को तोड़ा जाता है। सबसे पहले बोले शाखाएं और पत्तियां पहले अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर हो। दांव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं, यानी पतली पतली उसकी स्ट्रिप, पत्ती उसकी पतली पतली स्ट्रिप तैयार की जाती है, उसी को खपच्चियाँ बोलते हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय की जाती है कि कितनी बड़ी खपच्चियाँ होंगी। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएगी। टोकरी बनाने के लिए बीच बीच में गांठें ना पड़े, इसलिए लंबी लंबी उसकी स्ट्रिप काटी जाएगी। लेकिन पहले से ये तय होता है कि क्या चीज़ हमें बनानी है और उसकी लंबाई कितनी रखनी होगी। जब हम लोग बांस को काटेंगे, उसकी स्ट्रिप यानी खपच्चियाँ काटेंगे, तो पहले से उसकी लंबाई तय होती है कि अगर हमें आसन बनाना है तो उसकी लंबाई इतनी लंबी होगी, और अगर टोकरी बनाना है तो इतनी से इतनी लंबी उसकी लंबाई होगी। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ
किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। लचीली मतलब आराम से मुड़ जाना, जो भी आप आकार देना चाहते हैं, जो भी आप शेप देना चाहते हैं, वो आराम से उस तरह वो मुड़ जाएगी। लचीला इसे ही बोलते हैं, ठीक है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। जो खपच्चियाँ चीरने का काम होता है वो बहुत ही उस्तादी काम होता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको जब आप टोकरी बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग लाना ज़रूरी है। उसको रेत रेत के रगड़ रगड़ के जो स्ट्रिप आपने तैयार की है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उसको एकदम चिकना बनाना होता है। यहाँ फिर दाव का काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है। एक दाव होता है, ठीक है, उसके सिरे को वो दबाए होता है। औजार का नाम है दाव, ठीक है। जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी हमारी जो हाथ की उंगली है वो दांव के नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची के दबाव की ओर बनाव घिसाई करता है। कुल कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार लोग बांस को बुनते हैं और उसका निर्माण करते हैं। कौन सा अंगूठा किसके नीचे होना चाहिए टोकरी बनाते समय। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। अब वो तैयार हो गई है तो फिर उसकी अब होगी रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। उसको काला रंग अगर दिखाना है तो किस में हम लोग रखेंगे, आम की छाल में। आम के छाल मतलब आम के पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ है, पेड़ के बीच में जो उसके पतले पतले छाल होते हैं, उसको अगर हम लोग काटेंगे और उसको लपेट के रख देंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, वो जो खपच्ची होता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। जैसे हम लोग कोई और कपड़ा बुनते हैं या फिर किसी और चीज़ की बुनाई, प्लास्टिक का कोई सामान बुनते हैं, तो बांस की बुनाई भी वैसे ही होती है। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। एक ऐसे आड़ा ऐसे और एक तिरछा। जितनी भी खपच्चियाँ हैं सबको पहले आड़ा तिरछा चटाई की तरह बिछा लेंगे। जैसे ऐसे ऐसे ढेर सारी ऐसी खपच्चियाँ बिछा लिया, फिर ऐसे ऐसे सारी खपच्चियों को उसको लिटाएंगे। आड़ा तिरछा रखा जाता है, ठीक है। फिर बनाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। एक लाइन ऊपर किया, फिर एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे। आप लोगों ने कभी YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि किस प्रकार टोकरियाँ बुनी जाती हैं, बांस से बुनी टोकरियाँ कैसे तैयार की जाती हैं, ठीक है। बोल रहा है इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। चेक हम लोग बोलते हैं ना, चेक एक काला एक लाल, एक काला एक लाल, चेक ऐसे चेक इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको चेक वाली डिज़ाइन बोलते हैं। तो उसका वो निर्माण होता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं ना। इसी बुनाई से हम लोग कई सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। जब टोकरी तैयार हो जाती है तो आपका मन है उसको बेचिए या उसको अपने इस्तेमाल में लाइए। तो इन सारी चीज़ों को पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों हमें ये क्या लगता है कि एलेक्स एंड जॉर्ज ने अपने पूरे जीवन में बांस से बहुत कुछ सीखा और इस पाठ के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि बांस का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, किस प्रकार उसका निर्माण होता है, किस प्रकार उसकी कटाई होती है और उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है और हम किस प्रकार बना सकते हैं, उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और बांस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बांस की चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें हम लोग कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तो हमें बांस के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि किसी के आय का साधन भी है, किसी के
घर में अगर इसका कारोबार हो रहा है तो उसके घर में जो पैसे आ रहे हैं इसी के कारण आ रहे हैं। और बांस के पेड़ को तो सभी ने देखा होगा क्योंकि ये गाँव में ज़्यादा पाए जाते हैं, शहरों में बांस के। इस प्रकार बांस का हमारे जीवन में महत्व है और हम लोग किस प्रकार उसको अपने उपयोग में लाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये पता चलता है बच्चों कि लेखक ने हमारे सामने बांस की उपयोगिता, उसके महत्व और उसके वर्णन किया है कि किस प्रकार हमें बांस को उपयोग में लाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए और बांस की जो कारोबार जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और इस पाठ के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।